आपका स्वागत है कैन ग्रुप में। कैन यानी कि क्योर ऑटिज्म नाउ ग्रुप। और इस ग्रुप का मेन मकसद है, ओनली मकसद, कि आपके बच्चे ठीक हो जाएं। और इस ग्रुप में जुड़ने से पहले आपके पास ये किताब आ गई, आपने ये किताब खरीद ली, क्योर ऑटिज्म नाउ दिस बुक। आपके पास एक पोस्टर है जिसे आपको कहीं ना कहीं लगाना है, जो आपके घर में जगह है जहां रोज देख पाए, और इससे कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। और ये कैन ट्रैकर डायरी, आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ क्या आप हासिल कर सकते हैं और ये किन के लिए है? दैट इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। जिन बच्चों को ये डायग्नोस हुआ है उनके लिए है, चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे वो एडीएचडी हो, चाहे वो सेरेब्रल पाल्सी हो, डाउन सिंड्रोम हो, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो आपसे पहले हमने 1000 बच्चे जिन्होंने कैन प्रोटोकॉल सबसे पहले फॉलो किया था, उनके ऊपर 1 महीना 26 दिन करीब उन्होंने फॉलो किया। उसके बाद कितनी डेवलपमेंट हुई, कितनी इंप्रूवमेंट हुई, इस पे हमने एक ऑब्जर्वेशन स्टडी की थी। उससे मैं शुरू करता हूं ताकि आपको एक अंदाजा लगे, अनुमान लगे, व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड टिल व्हेन कितनी इंप्रूवमेंट होने का अनुमान है। तो आपको ये आइडिया रखना बड़ा जरूरी है, उस हिसाब से फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जो ऑब्जर्वेशन स्टडी की बात कर रहा हूं, ये इसी किताब में ऑलरेडी है। डिटेल में जाके तो वहां देख ही सकते हैं, लेकिन एक और भी छोटा सा मैं आपको दे देता हूं कि करीब 1000, टू बी वेरी प्रिसाइज, 1001 बच्चे अगर कैन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं 26 दिन तक, और अगर ऑन एवरेज 100% तो फॉलो करेंगे नहीं, 70% भी फॉलो करते हैं, तो उनमें कितनी इंप्रूवमेंट आ जाएगी, कौन कौन से क्षेत्र में इंप्रूवमेंट आएगी, ये सारी जानकारी इस ऑब्जर्वेशन स्टडी में मिली है। ये जो ऑब्जर्वेशन स्टडी हमने किया, ये हमारे 1001 ऐसे बच्चों पे किया जिन्होंने 26 दिन तक कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया, जो कि आज से आप फॉलो करने जा रहे हैं। और इसमें करीब 10 देशों से ऑटिज्म के, एडीएचडी के बच्चे, उनके पेरेंट्स जुड़े थे, और उनमें अधिकतर बच्चे तो भारत के ही थे, 889, और बाकी विदेश के थे। और इसमें करीब 22% फीमेल एंड 78% मेल। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पूरी दुनिया में देखा गया है, ज़्यादा मेल्स को होता है एंड फीमेल्स को कम होता है। और उसमें भी जो बच्चे एज ग्रुप के में मिले, सबसे ज़्यादा बच्चे 6 से 10 साल वाले मिले, और सबसे कम 16 साल से ऊपर वाले मिले। एक टाइम था जब ऑटिज्म होता ही नहीं था। मेरी उम्र के लोग जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के, तो उस वक्त ऑटिज्म का नामो निशान नहीं था, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते ही नहीं थे, शून्य था। अगर ऐसा नहीं होता तो आज की तारीख में भी आपको कोई ना कोई 50 साल उम्र का ऑटिज्म का इंसान मिल ही जाता। तो खैर, इसके बारे में बात थोड़ी अगले कभी किसी वीडियो में करेंगे। तो और ये है हमारा पूरा कैन प्रोटोकॉल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये आप अपने किताब में पेज नंबर 282 में जाके भी देख सकते हैं। ये पूरा प्रोटोकॉल इन दिनों में मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, चाहे वो 0 वोल्ट है, डीआईपी डाइट है, सनलाइट एक्सपोजर है, कोकोनट है, अम्ली फर्मेंटेड ड्रिंक है, डिनर बिफोर 8 PM। बस इतना तो आज समझ लीजिए कि बच्चे को डिनर जो भी कुछ खिला रहे हैं 8 बजे से पहले खिलाना है, 8 बजे के बाद अगले दिन सुबह ही कुछ खिलाना है। ये एक सिंपल रूल है। आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड नीम थेरेपी, जिसके बारे में आज ही थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा। और आप देख रहे हैं कि सारे बच्चे 100% सारा फॉलो नहीं कर पाते। अक्सर बच्चे नीम थेरेपी जरूर फॉलो कर लेते हैं, नीम का सेवन कर लेते हैं, जो कि अनयूजुअल बात है। बहुत सारे लोगों को लगता है नीम बच्चा कैसे खाएगा, लेकिन खा लेते हैं, उनमें दिक्कत नहीं आती है। तो खैर, हमने देखा ऑब्जर्वेशन स्टडीज में कि जो इंप्रूवमेंट है बच्चों में वो इस ढंग से है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये एक स्पेक्ट्रम है, कोई एक बीमारी का नाम नहीं है ऑटिज्म। ये एक कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स है। अगर कोई बोल देगा डायबिटीज, डायबिटीज का एक ही मतलब है कि आपका ब्लड शुगर 0 से ज्यादा है, तो दैट इज डायबिटीज। बीपी बोलेंगे, उसका एक ही मतलब है आपका ब्लड प्रेशर एक लेवल से ज्यादा है, तो बीपी। उसका एक ही पैरामीटर है। जबकि ऑटिज्म, एडीएचडी, इन सब का देयर आर मोर देन 50 पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम्पल, टो वॉकिंग ले लेते हैं। सारे ऑटिस्टिक बच्चे या सारे एडीएचडी बच्चों में, स्पेसिफिकली ऑटिज्म में या सेरेब्रल पाल्सी में, टो वॉकिंग होना जरूरी नहीं है। कुछ में होगा, कुछ में नहीं होगा, राइट। लेकिन सब में होगा, सारे फैक्टर जरूरी नहीं है। तो हमने देखा जब कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया जिन बच्चों ने, ऐसे 1001 बच्चों पे, उनमें 41% बच्चों के ही टो वॉकिंग वाली आदत थी जब उन्होंने हमारा प्रोटोकॉल फॉलो किया। और 26 दिन के अंदर जो एवरेज इंप्रूवमेंट आई वो 73%। 73% का ये मतलब है, इसको जरा ध्यान समझना पड़ेगा कि काफी सारे बच्चे, करीब मान लो 1000 में से 700 बच्चे ऐसे थे जिनके 100% टो वॉकिंग खत्म हो गए, यानी कि पूरी तरह ठीक हो गए। एट द सेम टाइम काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिनमें टो वॉकिंग कम तो हो गया, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। 40% तो कम हो गया, या 50% तो कम हो गया, लेकिन 100% कम नहीं हुआ। तो एवरेज जो आया वो 73% एवरेज इंप्रूवमेंट इन टो वॉकिंग।
सिमिलरली ऑकवर्ड वॉकिंग, सारे बच्चों की ऑकवर्ड वॉकिंग नहीं होती है अमंग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, लेकिन हमने देखा कि करीब हमारे जो उस ग्रुप में थे 62% बच्चों में ऑकवर्ड वॉकिंग थी और उनके पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया 26 दिन के अंदर अंदर उनमें एवरेज इंप्रूवमेंट 54% है। एवरेज इंप्रूवमेंट 54% का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 100% ठीक हो गए और काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 20-30% ठीक हुए। एक बात तो मैं बता देता हूं बड़ा क्लियरली कि ऐसा हमें बच्चा नहीं मिला जिनमें हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट नहीं मिला, 0% इंप्रूवमेंट वाला कोई बच्चा नहीं है। ये श्योर शॉट है कि जो भी परिस्थिति आज है अभी से 30 दिन के अंदर उससे विजिबली क्लियरली काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा, इवन इफ इट इज नॉट 100%। हम बोलते हैं कि पूरा 3 महीना तो ठीक से करना ही पड़ेगा, जबकि ये जो डेटा ये 1 महीने में कितनी इंप्रूवमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम आपके साथ 1 महीने तक जुड़ी रहेगी और इतनी अच्छी से हम आपको ट्रेनिंग देना चाहते हैं ताकि उसके बाद आप अपना रास्ता खुद ही खोज पाएं और वैसे पूरा 3 महीने का प्रोटोकॉल मान सकते हैं इसको। और लिमिटेड आई कांटेक्ट, इसमें ये देखा गया है ऑटिस्टिक बच्चों में कि उनका आई कांटेक्ट जो होता है 88%, अधिकतर बच्चों में आई कांटेक्ट की दिक्कत होती है। यानी कि 100 ऑटिस्टिक पेशेंट होंगे तो उनमें से 88 ऐसे होंगे जिनकी आई कांटेक्ट वाली दिक्कत है, लिमिटेड आई कांटेक्ट, वो नजरें नहीं मिलाते, इधर उधर देखते हैं। तो लेकिन उनमें 49%, लगभग आधों 50% इंप्रूवमेंट है। 50% का मतलब वही वाली बात कि काफी सारे बच्चों का पूरी तरह आई कांटेक्ट वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई। एट द सेम टाइम काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिर्फ 30% तो इंप्रूवमेंट आया लेकिन 70% इंप्रूवमेंट आना रह गया, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसी तरह से हैंड फ्लैपिंग, सारे बच्चों में हैंड फ्लैपिंग नहीं होगी, लेकिन हमारे जो 1000 बच्चे थे, 1001 बच्चे, उसमें से करीब 70% बच्चों के पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया कि पहले हैंड फ्लैपिंग था और उसमें जो इंप्रूवमेंट आया वो करीब 49% ही आया, लगभग आधा 50%। यानी कि हमने देखा काफी सारे बच्चों के हैंड फ्लैपिंग पूरी तरह ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं, लेकिन काफी ऐसे भी थे जिसमें 30-40% ही इंप्रूवमेंट हुआ, 20% ही इंप्रूवमेंट हुआ, तो एवरेज गिर के 49% पे आ गया। तो इस प्रकार जो मेन जो सिम्टम्स हैं जो क्लासिफाई करते हैं एज ए ऑटिज्म, एज ए ADHD, उनको मैंने बोला प्राइमरी सिम्टम के नाम दिए और ऐसे आप देख रहे हैं 17-18 सिम्टम्स आपके सामने हैं। और इसके बाद ये सारा डिटेल में आप बुक में पढ़ सकते हैं पेज नंबर 283 में जाके। और आते हैं सेकेंडरी सिम्टम पे। ये सेकेंडरी सिम्टम पेज नंबर 288 में आपको मिल जाएगा। इसमें जैसे सेल्फ इंजरी, राइट, जो सेल्फ इंजरी क्लियरली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर तो नहीं बोल सकते सिर्फ इसके बेसिस पर, लेकिन ऐसे ऑटिज्म या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले बच्चों में सेल्फ इंजरी की जो टेंडेंसी होती है वो बाकी बच्चों से ज्यादा होती है, तो इसे हम सेकेंडरी सिम्टम्स बोल सकते हैं। तो यहां देखा गया कि 46% बच्चों में सेल्फ इंजरी की टेंडेंसी होती थी जिन्होंने हमारा कैन ग्रुप ज्वाइन किया, और कैन ग्रुप ज्वाइन करने के 26 दिन के अंदर अंदर 61% इंप्रूवमेंट है। 61 के मायने ये हुआ कि आधे से अधिक बच्चे ऐसे होंगे जिनका 100% या नियर 100% इंप्रूवमेंट, यानी कि सेल्फ इंजरी वाला जो एक बिहेवियर था वो पूरी तरह खत्म हो गया। एट द सेम टाइम काफी सारे बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिनका इंप्रूवमेंट उतना नहीं हुआ। ये याद रखिएगा, ये तब इंप्रूवमेंट है जब एवरेज लोगों ने जो फॉलो किया वो 71% कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया, एवरेज फॉलोअप। मतलब काफी लोगों ने पूरी तरह फॉलो किया तो उनको ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया, कुछ लोगों ने उतना फॉलो नहीं कर पाए क्योंकि उनके फैमिली या जो भी उनके सेटअप है उस सेटअप में कई बार लोग नहीं फॉलो कर पाते, बच्चा भी ठीक से मानता नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा, ये रिजल्ट तब है जब ऑन एवरेज 71% ही कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया है तब। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे ईटिंग नॉन ईडेबल थिंग्स, ऐसी चीज जो खाने योग्य नहीं है, जैसे चौक खा लेना या कोई रबर को चबा लेना। तो इस तरह की जो टेंडेंसी होती है हमारे 1000 बच्चों में से वो 49%, आधे बच्चों में तो ये टेंडेंसी थी, लेकिन उसमें 56% इंप्रूवमेंट है। काफी बच्चों की हमने देखा, काफी बच्चों की ये टेंडेंसी पूरी तरह खत्म हो गई। तो इस प्रकार इसे हम सेकेंडरी सिम्टम्स, सेकेंडरी पैरामीटर बोल सकते हैं। जैसे लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, वो 65% बच्चों में लर्निंग डिफिकल्टी भयंकर रूप से थी, लेकिन जब उन्होंने 26 डेज ऑन एवरेज कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया तो
35% ही इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन 35% भी सब्सटैंशियल है, ये समझते हुए कि 26 दिन की बात हो रही है, ये समझते हुए कि कैन प्रोटोकॉल 100% फॉलो नहीं किया, 71% ही फॉलो किया, तब ये इंप्रूवमेंट है। बट श्योरली जितने सारे इंपॉर्टेंट फील्ड है, हर फील्ड में आप देख रहे हैं ये ब्लू वाला कितनी इंप्रूवमेंट है और ये वाला कितने परसेंटेज बच्चों को ये वाली दिक्कत थी, ये आपको ग्राफ में दिख रहा है। डिटेल तो इस यहां जाकर देख ही लेंगे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कई सारे ऐसे दिक्कतें होती हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले बच्चों में जो बाकी नॉर्मल पॉपुलेशन में भी होती है। जैसे बुखार आना, वो एक नॉर्मल बच्चे को भी आती है, लेकिन इन बच्चों में बुखार आने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अधिक पाई जाती है ऑन एवरेज, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ले लें, इसे हम टर्शियरी पैरामीटर बोल रहे हैं, और यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है या रेकरेंट फीवर है, ये सारे, या सीजर्स हैं। सीजर्स, सारे बच्चों को सीजर्स नहीं होता, लेकिन हर तीसरे बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के एवरी थर्ड चाइल्ड को सीजर पड़ते हैं, 35%। और ये देखा गया जब उन्होंने कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया तो उनमें सीजर्स तो अधिकतर बच्चों के पूरी तरह बंद हो गया, सीजर्स बंद हो गए, सीजर की दवाई तो खत्म ही हो गई, और 76% इंप्रूवमेंट। मतलब ये काफी बच्चों में 50% इंप्रूवमेंट आया, काफी में 100%। तो एवरेज कितना है? 76%। अब यहाँ पे अगर आप देखें रेकरेंट फीवर, तो 66% बच्चों में रेकरेंट फीवर एक मुख्य समस्या थी, बार बार फीवर आना, जो कि इस कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद 69% इंप्रूवमेंट बोल सकते हैं, लगभग 70%। इनमें अगर देखें सबसे ऊपर वाली लाइन कि अधिकतर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चों में एक बात कॉमन होती है, जो है स्लीप डिस्टर्बेंस। अधिकतर, लगभग सभी के 87% की नींद का कोई टाइमिंग नहीं है, कब उठेगा कब सोएगा कुछ टाइमिंग नहीं है, टोटली डिस्टर्ब्ड बॉडी क्लॉक। तो लेकिन कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद उन पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया 63% इंप्रूवमेंट पाया गया, यानी कि अधिकतर बच्चे टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, बीच में नहीं उठ जाते, तो वो सारा एक रूटीन एक बन गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी डिटेल में आप देखना चाहेंगे तो ये आप 291 पेज में जाके देख सकते हैं। अब आखिरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आज की इस वीडियो की, वो ये कि हमारे कैन प्रोटोकॉल जब फॉलो करने से पहले 57% पेरेंट ने बोला, 57% बच्चे दवाइयों पे थे, एंटीबायोटिक्स पे थे, सीजर की दवाइयों पे थे, और तरह के एंटीवायरल या फिर हाइपर एक्टिविटी की दवाइयों पे थे। और हमारे कैन प्रोटोकॉल 26 दिन फॉलो करते हुए 83% रिडक्शन इन द ड्रग्स, 83%, यानी कि थोड़े से बच्चों की थोड़ी सी दवाइयां रह गई, बाकी दवाइयां हमने छुड़ा दी, लोगों ने छोड़ दी और वो एलिमिनेट हो गई। और इधर यह है थेरेपी रिडक्शन। आप अगर अपने बच्चे को स्पीच थेरेपी में भेज रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भेज रहे हैं, तो सिंपल जवाब यह है कि ये सब मत कराइए, ये बहुत ही पैसे का नुकसान है और बच्चे के लिए तो टर्मोइल है ही। और यही हम सलाह हमने दिया बाकी लोगों को, और एज ए रिजल्ट 65% पेरेंट्स ही अपने बच्चों को इस तरह के थेरेपी सेंटर भेजते थे, यानी कि एक तबका ऐसा था करीब 35% जो किसी थेरेपी में नहीं जाते थे, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले बच्चे। तो जो लोग जाते थे उनमें 74% रिडक्शन आया, यानी कि उनमें से अधिकतर पेरेंट्स को ने हमारे बोलने पे अपने बच्चे के ये थेरेपी सेंटर जाना छुड़वा दिया। तो यहां पे आज के वीडियो की पहली सबक ये है कि अगर आप अपने बच्चे को किसी न किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपी या स्पीच थेरेपी या बिहेवियर थेरेपी ऐसा कहीं एनरोलमेंट किया तो उसको स्टॉप कीजिए, और अब उसको बंद करके ये जो हम बताएंगे, आपको बता रहे हैं, इसको शुरू कीजिए। ये है पहली आपकी सीख आज की। दूसरी सीख आज की, अगर आपका बच्चे को आप कोई किसी भी तरह का एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, किसी भी तरह का सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, तो उसे इमीडिएटली बंद कीजिए। इसके अलावा भी आप कुछ दवाइयां दे रहे हैं, जैसे सीजर्स के लिए, हाइपर एक्टिविटी के लिए, नींद आ जाए उसके लिए, तो वो दवाइयां विद इन सम टाइम उसको भी धीरे धीरे करके टेपर डाउन करेंगे, हम बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल नो एंटीबायोटिक्स, फिलहाल नो सप्लीमेंट्स। और अगर बच्चे को बुखार आ जाए तो बुखार के लिए पैरासीटामोल नहीं देंगे आप, क्योंकि देते ही बच्चे की जो बिहेवियर है उसमें और वर्स होने के चांसेस हैं, या हो ही जाएंगे, डैमेज हो जाएगा। तो फीवर में क्या करना है आने वाले टाइम में बताऊंगा, लेकिन हमारे बताने से पहले किसी बच्चे को फीवर आ गया तो जो कैन इंटरेक्टिव ग्रुप है उसमें आपको बताना है, हमें रिपोर्ट करना है, तो हम हमारी टीम आपको तभी का तभी सपोर्ट करके बताएगी किस प्रकार बच्चे को हैंडल करना है, किस प्रकार फीवर को हटाना है बिना पैरासीटामोल लिए। ये ट्रेनिंग आगे आपको दी जाएगी। फिलहाल आज का एक आखिरी टिप, नीम से शुरू कीजिए। मुझे पता
पता है आप में से बहुत लोग जो बुक को पढ़ के या हमारे वीडियोस देख के ऑलरेडी थोड़ा बहुत कैन प्रोटोकॉल अपना रहे होंगे, लेकिन फॉर्मली आज से जरूर कीजिए। पहला चीज जो शुरू करेंगे बिसाइड ये इनको स्टॉप करने के, नीम से शुरू कीजिए। कितना नीम लेना है? हर 10 केजी में 1 ग्राम नीम लेना है। मान लीजिए बच्चे का वेट है करीब 20 केजी का या 30 केजी का, 20 केजी का तो 2 ग्राम, 30 केजी का तो 3 ग्राम, लगभग आधा चम्मच, राइट। तो नीम के पत्ते का पाउडर फॉर एवरी 10 केजी 1 ग्राम लेना है, और सुबह खाली पेट ब्रेकफास्ट से पहले आधे कप वार्म वाटर में घोल के पिलाना है। ये रहा आपकी आज की सीख जिससे आपको शुरू करना है। मैं कल फिर मिलूंगा 10 AM, मेरा वीडियो आपको मिलेगा और उसमें आगे की इंस्ट्रक्शन है नीम के बारे में, क्यों, कैसे, क्या, मेरा बच्चा तो नहीं खा रहा है तो क्या करना है। आपके जितने भी क्वेरीज हैं, मुझे अंदाजा है कि किस तरह की दिक्कतें आएंगी और उसके लिए ही अगला वीडियो में आपको उस पर एनलाइटमेंट मिलेगी। जो बात मैंने बताई इसके और डिटेल में आप इस किताब में जाएंगे, क्योर ऑटिज्म नाउ बुक में, तो इस डिटेल में मिलेंगे। मिलते हैं कल फिर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।